बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर। जी हाँ, बात सीधी थी पर। इसके पहले की वीडियो में आपने कुंवर नारायण की कविता पढ़ी कविता के बहाने। उस कविता को पढ़ते समय हमने बताया था कि कविता के बहाने जो कविता का शीर्षक है वो कितना अलग हट करके है और उसमें कुछ गहरा भाव छिपा हुआ है, कुछ गहरा अर्थ छिपा हुआ है और जो कविता को और अधिक व्यापक बना देता है। ठीक उसी प्रकार बात सीधी थी, ये कविता का शीर्षक भी काफी रोचक और कौतूहलवर्धक है, जिज्ञासावर्धक है। आप ध्यान से अगर कविता के शीर्षक को देखें तो ये किसी एक पूरे वाक्य का अधूरा हिस्सा लगता है। बात सीधी थी पर, क्योंकि पर से कोई वाक्य खत्म नहीं होता, बल्कि उसके आगे भी कुछ है, वो इसकी सूचना देता है। बात सीधी थी, यह एक सकारात्मक कथन है। जब एक सकारात्मक कथन कहने के बाद हम पर लगा देते हैं, लेकिन या किंतु या परंतु लगा देते हैं, तो इससे आगे किसी नकारात्मक बात के होने की संभावना नजर आती है। तो ठीक उसी तरह से कवि पहले एक सकारात्मक बात कहता है, बात सीधी थी पर। ये पर के बाद किसी नकारात्मक संभावना की सूचना दे रहा है कवि। अब वो नकारात्मक संभावना क्या है, उसी के बारे में कविता है। दरअसल होता क्या है कि हम कोई बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारी बात बहुत आसान है, सरल है, फिर भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इस आसान सी बात को हम आसान लफ्जों में, आसान शब्दों में अगर दूसरों से कह देंगे तो हमारे ज्ञान का प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ेगा, हमारी भाषा का वर्चस्व दूसरों पर दिखाई नहीं देगा, या हमारा इंप्रेशन या हमारा प्रभाव दूसरों पर नहीं जमेगा। तो दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए, अपने ज्ञान, अपनी विद्वत्ता का प्रभाव जमाने के लिए हम अपनी सरल सी बात के लिए भी कई बार कठिन शब्दों का चयन करते हैं, चमत्कारपूर्ण शब्दों का चयन करते हैं और वहीं पे गलती हो जाती है। कवि इसी बात को इस कविता में बताना चाहता है, यानी कथ्य और भाषा, इनके अंतर संबंधों को कवि ने इस कविता में पेंच और खांचे के बड़े सुंदर उदाहरण के माध्यम से व्यक्त किया है। आपने देखा होगा कि एक स्क्रू, एक पेंच जो अलग अलग साइज का होता है, आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, अलग अलग साइज के पेंच होते हैं, और उस पेंच को
जहां कसा जाता है, जिस खांचे में कसा जाता है, उस खांचे का भी जो डायामीटर होता है, जो साइज होता है, वो उस पेंच के ऊपर बनी चूड़ियों के डायामीटर के बराबर ही होता है, मैचिंग का होता है, तभी वो पेंच उस खांचे में फिट होगा। या जैसे आप नट या बोल्ट का उदाहरण ले लें, हर बोल्ट के ऊपर कुछ चूड़ियां बनी होती हैं और उस बोल्ट में कसने के लिए एक नट होता है। नट के भीतर भी उसी साइज की, उसी डायमीटर की चूड़ियां बनी होती हैं जो बोल्ट के ऊपर बनी होती हैं, यानी वो मैचिंग के नट बोल्ट होंगे, तभी नट बोल्ट आपस में टाइट होंगे। अगर 1 इंच के बोल्ट में हम 1.5 इंच वाला नट लगाते हैं तो वो टाइट नहीं होगा, कसा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें चूड़ियों का मिलान होना जरूरी है। ठीक इसी तरह से, इसी उदाहरण के माध्यम से कवि ये समझाना चाहता है कि हर कथ्य को व्यक्त करने के लिए एक सटीक शब्दावली होती है, सटीक वाक्य विन्यास होता है, सटीक भाषा होती है। जब हम उस सटीक भाषा, शब्द और वाक्य विन्यास का सहारा लेते हैं, तभी वो बात सरलता से दूसरों तक व्यक्त हो पाती है। कथ्य, जो बात हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बात क्या है? कथ्य है, उसी को कथ्य कहते हैं। और इस कथ्य को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जो माध्यम चुनते हैं, वो है भाषा, शब्द और वाक्य विन्यास। तो जिस तरह का हमारा कथ्य है, उसके अनुरूप ही हमें भाषा, शब्द, वाक्य विन्यास का चयन करना चाहिए। लेकिन कई बार हम अपना प्रभाव जमाने के मोह में, अपनी विद्वत्ता या अपने ज्ञान का चमत्कार प्रदर्शित करने के मोह में हम कथ्य के अनुरूप भाषा का चयन नहीं करते हैं, बल्कि भाषा को चमत्कार पूर्ण बनाते हैं, जटिल और कठिन और बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों का चयन करते हैं, और ऐसे में जो हमारा कथ्य है वो दूसरों तक नहीं पहुंच जाता है, बल्कि हमारी बात एक तमाशा बन करके रह जाती है, और अंत में शब्दों के जाल में, भाषा के जाल में हमारी बात उलझ करके रह जाती है और हम अपने कथ्य को दूसरों तक पहुंचाने में असफल हो जाते हैं, हार मान करके वहीं उसे छोड़ देते हैं। इसी बात को इस कविता में बताना चाहा है कवि ने, यानी कथ्य और भाषा के अंतर संबंधों को इस कविता में बड़े ही सुंदर बिंब के माध्यम से प्रकट किया गया है। अब आइए सीधे कविता पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कह रहा है कि मैं जो बात कहना चाह रहा था, जो बात व्यक्त करना चाह रहा था, वो बहुत ही सरल थी, सीधी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंसना एक मुहावरा है, मतलब बात बिगड़ जाना या बात समझ में न आना। जो हमारा प्रयोजन था, जो हमारा उद्देश्य था, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, वो प्रयोजन पूरा न होना, इसी को कहा गया है टेढ़ी फंस गई। और ये हुआ कैसे? ये क्यों हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ? भाषा के चक्कर में, क्योंकि हमने भाषा को ज्यादा चमत्कार पूर्ण बनाने का प्रयास किया, भाषा से दूसरों को प्रभावित करने का, भाषा का प्रभाव जमाने की हमने कोशिश की, इसलिए हमारी सरल सीधी बात भी फंस करके रह गई, अर्थात दूसरे तक नहीं पहुंच पाई। फिर क्या किया कवि ने? कह रहा उसे पाने की कोशिश में, इसे पाने की कोशिश में, उस बात को, उस कथ्य को जो दूसरों तक पहुंचाना चाह रहा था, उस कथ्य को फिर से लोगों के सामने रखने के कोशिश में उसने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। ये जो भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया, ये जो क्रियाएं हैं, ये सब बता रही हैं कि भाषा में परिवर्तन लाया। और वो परिवर्तन भी कैसे लाया? उटपटांग ढंग से ले आया, अर्थात वो भाषा के अनुरूप, कथ्य के अनुरूप तर्कसंगत भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि चमत्कार पूर्ण भाषा बनाने के चक्कर में और ज्यादा चमत्कार पूर्ण शब्दों को लाया, उनको फिर बदला, फिर दूसरे शब्द लाए, फिर यानी शब्दों में फेर बदल किया। ये जो भाषा में फेर बदल किया, शब्दों में जो फेर बदल किया, वो क्यों किया? कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेखक कह रहा है कि हमने ऐसा इसलिए किया, शब्दों को इसलिए बदला कि जो
शब्दों का प्रभाव जमाने के चक्कर में, भाषा का प्रभाव जमाने के चक्कर में जो हमारी बात उलझ गई थी, वो फिर से लोगों के समझ में आए, लोग बाहर आए, उस शब्द जाल से, भाषा के जाल से बाहर आए, लोगों को समझ में आए। इसलिए हमने भाषा में बदलाव किया, लेकिन इससे हुआ कुछ नहीं, बल्कि हमारी बात जो है भाषा के शब्द जाल में और ज्यादा उलझ करके रह गई और पेचीदा हो गई। फिर क्या किया कवि ने? कह रहा, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इस सारी मुश्किल को धैर्य से समझने के बिना कवि जो है पेच खोलने की बजाय और उसको कसता जा रहा था। ये जो पेच खोलना है और कसना क्या है, ये बड़ा सुंदर बिंब है। यही वो उदाहरण है जिसके माध्यम से कथ्य और भाषा के अंतर संबंधों को कवि अच्छी तरह से समझाना चाह रहा है। जब किसी खांचे में पेच अगर फिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि वो खांचा उस पेच के साइज के अनुरूप नहीं है, इसलिए हमें उसमें फिट करने की जबरन कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन कवि ने इस समस्या को ध्यान से धैर्यपूर्वक समझा नहीं। वास्तव में समस्या क्या थी कि बात तो उसकी सरल थी, लेकिन वो अपनी भाषा का इंप्रेशन दिखाना चाहता था, प्रभाव जमाना चाह रहा था, इसलिए कठिन शब्दों का प्रयोग करना चाह रहा था। तो समस्या तो ये थी, लेकिन इस समस्या को समझे बिना वो बार बार शब्दों में बदलाव कर रहा था और प्रभावशाली शब्द ढूंढ ढूंढ करके ला रहा था और चमत्कारपूर्ण शब्द ढूंढ ढूंढ के ला रहा था। तो जो असली समस्या थी, उस समस्या को समझे बिना वो भाषा को प्रभावी बनाने के चक्कर में, भाषा को चमत्कारपूर्ण बनाने के चक्कर में और शब्द उसमें डालता गया, उसमें बदलाव करता गया। इससे बात और ज्यादा शब्दों के जाल में फंस करके रह गई। लेकिन ये बार बार फेर बदल ऐसा क्यों कर रहा था? क्यों वो इंप्रेशन जमाना चाह रहा था? क्यों अपनी भाषा का चमत्कार प्रदर्शित करना चाह रहा था कवि? क्योंकि इस करतब पर उसे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की वाह वाह। उसको लगता था कि ऐसा करने के बाद जो हमारे सुनने वाले हैं, तमाशबीन हैं, वो वाहवाही देंगे, हमें हमारी तारीफ करेंगे। यहां ध्यान रखिएगा, तमाशबीन किसको कहते हैं? तमाशबीन वो व्यक्ति होता है जो केवल तमाशा देखता है, जो गंभीरता से किसी बात पर विचार नहीं करता है, उसको गहराई से समझता सोचता नहीं है, केवल उसको तमाशे की तरह देखता है, एंजॉय करता है और सामने वाले की तारीफ करता है, वाहवाही करता है, उसको खुश करने के लिए, उसको एक तरह से भ्रमित करने के लिए। तो कवि कहता है कि ऐसे ही तमाशबीन कुछ मेरे श्रोता हैं, जिन श्रोताओं से मुझे साफ नजर आ रहा था कि ये मुझे वाहवाही देंगे मेरी भाषा के चमत्कार को देख करके, और उस वाहवाही के लोभ में मैं भाषा के चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन पर ज्यादा जोर दे रहा था। और यही समस्या थी कि हमारी बात भाषा के जाल में और फंसती चली गई और पेचीदा हो गई। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। डर किस चीज का था लेखक को, कवि को? कह रहा है वही हुआ जिसका मुझे डर था। अंत में जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जब हम किसी खांचे में जबरन जब स्क्रू को कसेंगे, वो मैचिंग साइज का जब खांचा नहीं है, इसके बावजूद भी कसते जाएंगे ज्यादा जोर लगाकर, तो एक समय ऐसा आता है कि उस पेंच की जो चूड़ी है वो घिस जाती है, खत्म हो जाती है, मर जाती है, और तब खांचे में वो पेंच जो है वो घूम जाता है, मिस हो जाता है या घूमने लगता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। कह रहा है बात की चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी मर गई। ये बड़ा सुंदर मुहावरा कवि ने जो खुद बनाया है। बात की चूड़ी मरने का मतलब है बात का प्रभाव नष्ट हो जाना, बात का असर खत्म हो जाना। तो कह रहा है कि मैंने जबरन जो है उन शब्दों का जो फेर बदल किया, जो चमत्कारपूर्ण शब्दों का जो प्रयोग किया, उससे जो हमारी बात थी उसका प्रभाव नष्ट हो गया, उसका असर समाप्त हो गया, और केवल वो उस भाषा के चक्कर में, शब्दों के जाल में उलझ करके बेकार रह गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह वहीं ठोक दिया। जब आप खांचे में स्क्रू को कसते हैं, पेंच को कसते हैं, जबरन कसते हैं, साइज मैचिंग का नहीं होने पर भी कसते चले जाते हैं, तो एक समय आता है कि खांचे की चूड़ी मर जाती है। तब आप क्या करते हैं? हथौड़े से उस पेंच को वहीं पे ठोक देते हैं।
हालांकि आप ठोंक करके अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि चलो हमने इसको वहां फिक्स कर दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कसाव खांची की चूड़ी के साथ पेंच को कसने में होता है, वो कील की तरह ठोंक देने में वो कसाव नहीं आ पाता है। ठीक वैसे ही हार करके अपनी बात को शब्द जाल में उलझे हुए ही कवि ने छोड़ दिया। देखने में तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था कवि को, लेकिन अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ताकत। बात में कसाव का न होना, उसमें ताकत का न होना, इसका मतलब क्या है? बात में प्रभाव न होना, दूसरों के हृदय को छूने की ताकत न होना, दूसरों को प्रभावित करने की ताकत न होना। जब सरल सी बात को भी आप जटिल शब्दों में प्रकट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी भाषा की चमत्कार का प्रभाव दूसरों पर पड़े, लेकिन आपकी बात का प्रभाव दूसरों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यानी बात बेअसर हो जाएगी जैसे जैसे आप भाषा को चमत्कार पूर्ण बनाने का प्रयास करेंगे। तो वही बात कवि कह रहा है कि जब हमने अपनी बात को कील की तरह से ठोंक दिया, अर्थात भाषा में उलझे हुए ही मैंने छोड़ दिया, तो देखने में बाहर से तो सब कुछ लग रहा था कि हमने अपनी बात कह दी, लेकिन उस कही गई बात में कोई कसाव नहीं था, अर्थात कोई प्रभाव नहीं था, दूसरों पर प्रभाव डालने की कोई ताकत नहीं थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, पसीना पोंछते देख करके पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि एक कल्पना कर रहा है, एक सुंदर बिंब प्रस्तुत कर रहा है कि वो बात जिसको कहना चाह रहा था कवि, उस बात ने जैसे एक शरारती बच्चे का रूप धारण कर लिया हो, और वो बात मुझसे खिलवाड़ करते हुए बार बार ये सवाल कर रही थी कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, अर्थात सरलता पूर्वक भाषा का इस्तेमाल करना नहीं सीखा। पसीना पोंछते हुए देख करके, यानी कवि बार बार अपने चमत्कार प्रदर्शन के प्रभाव के कारण जब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाने में, असरदार तरीके से कह पाने में अपने आप को असफल महसूस करता है, तो वो पसीने पसीने हो जाता है, परेशान हो जाता है। और इसी समय जो उसकी बात है, कवि कल्पना कर रहा है कि हमारी बात ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर ही व्यंग कर रही हो और कह रही हो कि क्या तुमने भाषा का इस्तेमाल सही तरीके से करना नहीं सीखा। भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब है भाषा को उचित तरीके से प्रयोग करना, सही तरीके से व्यक्त करना, अर्थात कथ्य के अनुरूप भाषा का चयन करना। तो इस तरह से हमने कविता का सौंदर्य देखा, भाव सौंदर्य देखा। अब देखते हैं कविता का शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत देखते हैं कि भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ चक्कर में शब्द जो है बोलचाल की भाषा का लोक प्रचलित शब्द है, जिसका बड़ा ही सार्थक प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उसी तरह से टेढ़ी फंसना इस मुहावरे का, लोक प्रचलित मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। आगे देखते हैं, भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। इन शब्दों के माध्यम से जहाँ कवि भाषा की जटिलता, भाषा के बनावटीपन और उसकी चमत्कारपूर्ण बनाए जाने के प्रयास पर गहरा व्यंग कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, वहीं उल्टा पलटा में ट की आवृत्ति है, साथ में तोड़ा मरोड़ा में ड़ की आवृत्ति है और घुमाया फिराया में य की आवृत्ति है। इससे अनुप्रास अलंकार भी है। आगे देखते हैं, बात या तो बने, बात बनना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। उसी तरह सबसे नीचे की पंक्ति में पेचीदा, बात का पेचीदा होना, ये भी एक सुंदर मुहावरा है। तो बात बनना और बात का पेचीदा होना सुंदर मुहावरों का प्रयोग है। वहीं साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे चलते हैं, पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यहाँ भाषा में अनावश्यक चमत्कारपूर्ण शब्दों के प्रयोग के लिए कवि ने पेंच कसने का एक बहुत ही सुंदर बिंब प्रस्तुत किया है। तो ये जो पेंच कसना है, ये एक दृश्य बिंब है और साथ में यहाँ चमत्कारपूर्ण शब्दों के प्रयोग को पेंच बता रहा है कवि, तो इसलिए यहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। आगे कह रहा है, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह।
यहाँ करतब और तमाशबीन और शाबाशी जैसे लोक प्रचलित शब्दों का बड़ा सार्थक प्रयोग किया गया है, जिसमें गहरे व्यंग छिपे हुए हैं। जैसे करतब, करतब कहते हैं तमाशा को। जब कोई कवि अपनी भाषा का रौब दिखाने के लिए, भाषा का चमत्कार दिखाने के लिए अनावश्यक जटिल शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसकी बात केवल एक करतब या तमाशा बनकर के रह जाती है, वह प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। ठीक उसी तरह तमाशबीन शब्द में भी गहरा व्यंग छिपा हुआ है। तमाशबीन उन लोगों के लिए कहा गया है जो वास्तव में बात को बिना गहराई से विचार पूर्वक समझे ही केवल सामने वाले को खुश करने के लिए उसकी हर बात पर वाह वाह करते हैं। ऐसे लोगों को तमाशबीन कहते हैं। वो गंभीर विचारक या विचार करने वाले लोग नहीं होते हैं। तो इस तरह से करतब, तमाशबीन, शाबाशी, वाह वाह इन जैसे लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग करके कवि ने अपनी बात को काफी प्रभावी और बोधगम्य तरीके से, सरल तरीके से व्यक्त किया है। इसके आगे देखते हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना। यहाँ पर भी बात की चूड़ी मर जाना एक सुंदर मुहावरा है। उसी तरह भाषा के चक्कर में, भाषा में बेकार घूमना, ये भी एक बहुत सुंदर मुहावरे का प्रयोग है। और मैंने उसे कील की तरह वहीं ठोंक दिया, कील की तरह ठोंक दिया, इसमें उपमा अलंकार है। कील की तरह ठोंकना, इसमें उपमा अलंकार है। इसके बाद आगे देखते हैं, ऊपर से ठीक ठाक, जो ठीक ठाक है इसमें ठ ठ की आवृत्ति है, लोक प्रचलित शब्द है, अनुप्रास अलंकार भी है, लोक प्रचलित शब्द है। इसी तरह बात का एक शरारती बच्चे की तरह खेलना, शरारती बच्चे की तरह खेलना, ये भी एक सुंदर मुहावरा है। फिर आगे है पसीना पोंछते देखना, ये पसीना पोंछना, ये भी एक सुंदर मुहावरे का बड़ा अच्छा सा प्रयोग है। सहूलियत से बरतना, सहूलियत भी लोक प्रचलित शब्द है, जो भाषा की सरलता और सुगमता का परिचायक है। साथ ही इसमें एक दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है कवि ने कि एक बालक, जो ये जो बात है उसकी कल्पना एक बालक, शरारती बालक के रूप में कवि ने की है, जो कवि को पसीना पोंछते हुए देखकर उससे सवाल करता है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से नहीं बरतना सीखा। तो एक तरह से पूरी एक कल्पना की है कवि ने बात में बालक की, और परेशान कवि को के लिए पसीना पोंछते हुए देखना, ये पूरा एक दृश्य बिंब है। अब देखते हैं इसके भाषा के बारे में। भाषा जो है बोलचाल की बड़ी सुगम और प्रभावपूर्ण भाषा है। यहाँ पर ज़्यादातर बोलचाल के शब्दों के माध्यम से कवि जो है वो अपनी बात को प्रभावशाली और सरल ढंग से व्यक्त करना चाहता है। बोलचाल के लोक प्रचलित शब्द हैं जैसे सहूलियत, इसी तरह से ठीक ठाक, कसाव, इसी तरह से आगे देखते हैं ठोंक देना और जबरदस्ती, इसी तरह से तमाशबीन, शाबाशी, करतब, फिर कोशिश, इसी तरह से चक्कर में, ये सारे लोक प्रचलित शब्दावली है और इनके माध्यम से कवि अपनी बात को बड़े सटीक ढंग से पाठकों तक पहुंचाने में सफल हुआ है। वहीं पर तमाम मुहावरों का बड़ा ही सार्थक प्रयोग हुआ है, जैसे बात का टेढ़ी फंसना, बात बनना, बात का पेचीदा होना, इसी तरह से बात की पेंच खोलना, ठीक उसी तरह से बात की चूड़ी मरना और बात को कील की तरह से ठोंक देना, ये सब मुहावरे हैं। आगे चलते हैं, पसीना पोंछना, ये भी मुहावरा है। तो इस तरह से देखा जाए तो लोक प्रचलित मुहावरों और लोक प्रचलित शब्दावली के माध्यम से पेंच और खांचे का बिंब प्रस्तुत करके कवि ने कथ्य और भाषा के अंतर संबंधों को बड़ी सरलता से व्यक्त किया है और साथ में एक गहरा व्यंग भी किया है
उन लोगों पर जो अपने भाषा का रौब दिखाने के लिए, भाषा का प्रभाव जमाने के लिए अनावश्यक रूप से जटिल, कठिन, चमत्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे बात तमाशा बन करके रह जाती है, उलझ करके रह जाती है और वो लोगों तक नहीं पहुंच। तो इस तरह से बात सीधी थी, पर कविता का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य हमने देखा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभ दिन।